हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संकल्प एकेडमी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम फ्रेज डिस्कस किए थे, बड़े ही एंजॉय के साथ हम लोगों ने पढ़ाई की थी पिछली क्लास में। तो उसी एंजॉय और एंथुजियम के साथ आज आपसे फिर कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग बढ़िया अच्छे से पानी वानी पीकर बिल्कुल तैयार हो जाइए। बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही एंजॉय से आपकी क्लास होगी आज की। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, आप लोग बड़े पंक्चुअल हैं, बिल्कुल समय पर जुड़ जाते हैं, बहुत बढ़िया है। तो चलिए आप सभी लोग पेपर पेन लेके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास आपकी शुरू करते हैं, ज्यादा इंतजार आपको नहीं कराएंगे। देखिएगा आप सभी लोग बड़े अच्छे से बिल्कुल ऑब्जर्व करना, एक एक ईडियम को देखिएगा। आपके सामने आपके ईडियम आने वाले हैं, देखिएगा। देखो ध्यान से, पहले आप लोग ईडियम को अच्छे से एक बार देख लिया करो, शायद आपको आ जाए। क्योंकि जो इस टाइप के ईडियम होते हैं, जो एज ए कुछ वर्ड आपको दिए जाते हैं, इस ईडियम का आप ऑप्शन राइट कह लो, या इसका समझने का मतलब जो होता है आप तभी बता पाएंगे जब आपने इसको पढ़ा होगा, यूज किया होगा, आपको याद होगा। आप इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, पहला ईडियम समझते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है टेक समवन फॉर अ राइड। इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल करना, चीट करना, आप कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है टू डिसीव समवन, या आप कह सकते हैं टू चीट समवन। ठीक है, अच्छा इस ईडियम को थोड़ा सा याद कर लेते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं, क्योंकि हमें रटना नहीं है, केवल सीखना है, चीजों को माइंड में करना है ताकि आप हमेशा के लिए याद कर लो। देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे टेक समवन फॉर अ राइड, तो यहाँ पर केवल आप एक शब्द को, एक वर्ड को समझिए, जिसका मतलब लिखा हुआ है राइड। राइड का मतलब आप सभी को पता होगा, घुड़सवारी करना या बाइक चलाना भी कह सकते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि चलिए आज तुमको घुड़सवारी कराएं, तुमको बाइक सिखाएं, और वो साथ में आपको ले गया, और वहां जाकर आपको उसने घुड़सवारी भी नहीं करवाई, बाइक भी नहीं सिखाई, तो आप क्या कहोगे? झूठ बोलकर ले आए हमको, यहाँ पर हमारे साथ धोखा किया, चीट किया। तो बड़े ही आराम से आप इस वीडियो को याद रखना। कैसे कि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि चलो राइड करें, घुड़सवारी करें, बाइक सिखाएं आपको, लेकिन उसने ना तो आपको घुड़सवारी कराई, ना ही बाइक चलाई। उसने आपके साथ क्या किया? एक तरह से आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। चलिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी समझते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपके लिए। लिखा हुआ है हिज न्यू गर्लफ्रेंड, उसकी जो नई गर्लफ्रेंड है, इज टेकिंग हिम फॉर अ राइड, शी इज नॉट एज स्वीट एज शी लुक्स। बहुत बढ़िया, इसका हिंदी मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको एग्जाम्पल इतना इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उसकी जो नई गर्लफ्रेंड थी, उसने कह रहा है यहाँ पर टेकिंग हिम फॉर अ राइड, उसको एक तरह से चीट किया, धोखा दिया। अब धोखा यहाँ पर कैसा है, तो बहुत ध्यान से समझना। शी इज नॉट एज स्वीट एज शी लुक्स, यानी कि वो इतनी स्वीट, इतनी अच्छी नहीं है जितना कि उसने उसको देखा था, या मान लो जितना वो दिखती है उतनी स्वीट वो नहीं है। यानी कि हो सकता है कि भाई जब उसने देखा हो तो अच्छे से बिल्कुल क्रीम पाउडर लगा के देखा हो, बाद में पता चला हो नॉर्मल देखा हो, तो उसने लगा ये तो इतनी सुंदर, इतनी अच्छी नहीं है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, उसको क्या हुआ? टेकिंग हिम फॉर अ राइड, यानी कि उसके साथ चीट किया। नेक्स्ट ईडियम है आपके सामने शो विल्ड ऑट्स। काफी अच्छा ईडियम है। इस ईडियम को आप जितना यूज करें स्पीकिंग में उतना बेटर होगा आपके लिए। काफी अच्छा ईडियम है, पेपर में भी कई बार आया है, देखना ध्यान से। इसका मतलब होता है शो विल्ड ऑट्स का मतलब होता है, आप कह सकते हैं यानी कि युवा अवस्था में कुछ गलत काम करना, किसी गलत डायरेक्शन में जाना, जिसका परिणाम आपको इन फ्यूचर में भुगतना पड़े। आपने कोई गलती की, आपका टाइम था पढ़ाई करने का, तब आपने पढ़ाई नहीं की, आपने यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको कहते हैं, अगर एक भाषा में बोले, इसका मतलब होता है युवा अवस्था में अय्याशी करना, मेहनत ना करना, पढ़ाई लिखाई ना करना, अपना टाइम बर्बाद कर देना, और आगे चल के उसी टाइम का जो आपने बर्बाद किया, उसी टाइम को यानी कि आपको रिजल्ट दिख रहा है, तो इसको कहते हैं शो वाइल्ड ऑट्स, आप कह सकते हैं। इसको
इंग्लिश आपके सामने लिखी हुई है, रिस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन यंग एज। याद रखना ये इडियम आएगा तो यंग एज वाला ऑप्शन आप थोड़ा सा याद रखना कि यंग एज में, युवा अवस्था में, यानी कि गलत डायरेक्शन में चले जाना, कुछ गलत काम कर देना, कुछ गलतियां कर देना, अय्याशी करना, उसलिए आपका इडियम में यूज होता है। याद कैसे रखेंगे? शो मतलब आपको पता होता है खेत बोए जाते हैं, बीज डाला जाता है। वाइल्ड का मतलब यहाँ पर जंगल की बात हो गई। ओट्स की अगर बात करें, ओट्स एक आपकी फसल होती है जिसको जई कहते हैं, गेहूं की तरह होता है, आप समझ सकते हैं इसको। तो ये एक आपकी फसल होती है, यानी कि बात की जाती है आप पे कि जैसे आप ये फसल बोएंगे, यानी कि आप जैसी मेहनत करेंगे यंग एज पे, आप वैसा ही तो आपको परिणाम मिलेगा। मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, जॉब लगेगी। आप टाइम पास करेंगे तो आप बिल्कुल बेरोजगार घूमेंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि और जैसी फसल आप बोएंगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। आप एक तरह से माइंड में इसको समझ सकते हैं। बाकी जितना हो जाए इडियम को आप यूज करिए कि भाई आजकल की जो युवा है ज्यादातर एक तरह से क्या कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उसीलिए इडियम में आपका बना हुआ है सो वाइल्ड ओट्स। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बढ़िया है, समझ लो। एग्जाम्पल क्या आप याद कर लें। एग्जाम्पल लिखा है, फादर ऑलवेज keeps an eye on his sons to see that they do not show wild oats। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पिताजी है ये हमेशा बच्चों को अपनी आंखों के सामने रखते हैं ताकि वो कभी भी युवा अवस्था में कोई ऐसी गलती ना कर दें कि जो अपने डायरेक्शन से भटक जाए। ठीक है, तो चलिए ये दोनों इडियम आपके क्लियर हो गए हैं और इसी के साथ देखते हैं आपके नेक्स्ट इडियम आपके सामने और आ रहे हैं अभी। तो सभी लोग बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से समझते जाइएगा। और आपके सामने आपके इडियम आ भी चुके हैं। आप सभी लोग इडियम को एक बार अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखते हैं इडियम नंबर आपका जो थर्ड लिखा हुआ है, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। आपने एक कहावत सुनी होगी कि बुरे व्यक्ति की अच्छाई देखना, कि भाई जो व्यक्ति बुरा है, चोरी चपाटी करता है, उसके अंदर कुछ तो अच्छाई होगी, वो लोगों का भला करता होगा, लोगों की हेल्प करता होगा। तो उस इडियम का हिंदी मतलब क्या होता है? बुरे की अच्छाई देखना। बुरा व्यक्ति है उसकी अच्छाई देखना। आपके सामने लिखा हुआ है इसका इंग्लिश मीनिंग, टू गिव क्रेडिट फॉर अ नोटोरियस पर्सन। नोटोरियस का मतलब होता है जो व्यक्ति गलत काम के लिए एक तरह से फेमस होता है, बदनाम होता है, उसको नोटोरियस बोला जाता है। ठीक है, तो चलो इस इडियम को थोड़ा सा याद रख लेते हैं, थोड़ा सा माइंड में इसको इजी कर लेते हैं ताकि आप रटें। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है गिव मतलब देना, डेविल मतलब होता है कोई बुरा व्यक्ति, राक्षस आप कह लीजिए। ड्यू का मतलब यहाँ पर बात की गई, यानी कि जो बुरा व्यक्ति होता है, यानी कि किसी डेविल ने, किसी बुरे व्यक्ति ने आपकी कोई मदद कर दी, आपकी कोई हेल्प कर दी, आपको जरूरत थी, आपको रुपए दे दिए, तो उस व्यक्ति आप क्या कहेंगे? भले ही ये व्यक्ति बुरा है, यानी कि ये डेविल व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो बुरा है लेकिन ये क्या करता है? लोगों की भलाई करता है। इसमें एक अच्छाई है कि ये जो, यानी कि जिन व्यक्ति जो हेल्पलेस होते हैं उनकी हेल्प कर देता है। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि डेविल मतलब जो होता है वो बुरा व्यक्ति होता है। और यहाँ पर बात की कि क्या की गई? बुरे व्यक्ति की अच्छाई देखना। डेविल बुरा, बुरे की अच्छाई देखना आप याद कर लेंगे। इडियम लिखा हुआ है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग शोरीड, कह रहा है कि यहाँ पे ही हेल्प्ड मी इन इट द डेविल शुड बी गिवन हिज ड्यू। यानी बात की गई है कि बहुत ज्यादा अशुभ होने के बावजूद भी, ठीक है, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की, इन नीड, जब मुझे आवश्यकता थी, द डेविल शुड बी गिवन हिज ड्यू। तो कह रहा है उस व्यक्ति की तारीफ करनी चाहिए, उसकी अच्छाई को देखना चाहिए। तो आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, डेविल ने मदद की तो उसकी अच्छाई देखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है साधारण व्यक्ति, आम लोग, जिसकी कोई एक तरह से पर्टिकुलर नहीं है। आप कह सकते हैं रैंक एंड फाइल, आम लोग, साधारण लोग। इंग्लिश मीनिंग आप कह सकते हैं कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल। आपके एग्जाम में कई बार आया है ये। तो आप याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे रैंक एंड फाइल, यानी कि साधारण लोग जो होते हैं, यानी कि उनकी कुछ अच्छी रैंक नहीं होती, ना उनका कोई अच्छी फाइल होती है। कॉमन लोग होते हैं वो तो, ना उनकी कोई रैंक है अच्छी, ना ही उनकी कोई फाइल है। आप इसको याद कर सकते हैं कि जो आम लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनकी ना तो कोई रैंक है, ना कोई फाइल है। बड़े आराम से याद कर लेना, जिनकी कोई रैंक और फाइल नहीं है वो आम लोग हो जाएंगे।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिएगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ है द पार्टीज रैंक एंड फाइल, यानी जो पार्टी के आम लोग हैं, यहाँ पर बात की गई क्या, रैंक एंड फाइल। समझिए ईडीएम को एक आपकी एग्जाम में जो पूछा जाता है, एक एग्जाम में पूछे जाने का पैटर्न यही होता है कि आपके सामने एक सेंटेंस लिख कर आएगा, उसी में ईडीएम लिखा होगा, उसी में आप बताएंगे। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर आप इसके मीनिंग से ईडीएम का मतलब समझ सकते हैं कि पार्टी के जो आम लोग हैं आर बिगनिंग, यानी कि भैया उन्होंने प्रारंभ कर रहे हैं टू क्वेश्चन करना द प्राइम मिनिस्टर्स चॉइस ऑफ एडवाइजर्स, यानी जो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार की पसंद के क्वेश्चन यानी पूछे जा रहे हैं उनसे, यानी कि आर बिगनिंग टू क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन यानी कि प्रारंभ कर दिए पूछना। तो आप इसको याद रखेंगे, पार्टी की जो आम लोग थे उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार के पसंद के क्वेश्चन पूछना यानी कि प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, और आप लोग सभी लोग ध्यान से देखना, तो बड़े ही एंजॉय से बिल्कुल एंजॉयफुल करते रहिए आप लोग यहाँ पर। बिल्कुल आपको यहाँ पर रटना नहीं है ईडीएम को, बस आप केवल समझते जाइए एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो चलिए देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ गए हैं। एक बार आप सभी लोग ईडीएम को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ताकि आप अगर समझ पाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए। सभी लोग ईडीएम को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लो सभी लोग। हाँ, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए देखते फटाफट, ज्यादा इंतजार आपको नहीं कराएंगे। लिखा हुआ है टॉकिंग थ्रू हिज हेड, इसका मतलब होता है एक तरह से मूर्खतापूर्ण बात करना, बेकार की बात करना। सेल्फलेस टॉकिंग, यानी जिस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है, बेकार की बात कर रहे हैं, उसको बोला जाता है टॉकिंग थ्रू हिज हेड। ठीक है, यानी आप इंग्लिश में क्या सकते हैं, टॉकिंग नॉनसेंस हो जाएगा। अच्छा, इसको भी थोड़ा चलो फटाफट याद कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो याद करना, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं। बहुत बढ़िया, आप लोग काफी एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, टॉकिंग मतलब बात करना, बतियाना हो गया। हेड का मतलब आप सभी को पता है, हेड आप सभी लोग जानते हैं, यानी कि टोपी की बात की जा रही है। तो हेड का मतलब हो गया, यानी जो व्यक्ति अपने हेड के बारे में बात कर रहा है वो व्यक्ति, भाई अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, जो व्यक्ति हेड के बारे में बात कर रहा है वो क्या बात कर सकता है, फालतू की बात करेगा, बेकार की बात करेगा, है ना, और क्या बात करेगा वो, ज्यादा से ज्यादा ये बताएगा हमारी हेड बहुत बढ़िया है, वहां से लाइट इतनी कॉस्टली है, इतना बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो क्या सारी बातें क्या है, आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी हेड के बारे में टॉकिंग करेगा वो व्यक्ति कैसी बात कर रहा है, यानी कि बेकार की फालतू की बकवास कर रहा है, बातें कर रहा है, बिल्कुल नॉनसेंस टॉकिंग है उसकी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, he is talking through his head when he says he will make the team, यानी बात की गई है कि वह जो एक तरह से बात कर रहा है, बिल्कुल एक तरह से बेकार बात कर रहा है, सेंसलेस बात कर रहा है, नॉनसेंस बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है टॉकिंग थ्रू हिज हेड, यानी हो जाएगा कि बेकार की सेंसलेस नॉनसेंस बात कर रहा है। When he says, जब उसने ये कहता है कि he will make the team, जब उसने ये कहेगा कि मैं टीम एक तरह से मेक कर लूंगा, बना लूंगा, तो इस बात को वो कैसे कर रहा है, बिल्कुल ही नॉनसेंस टॉकिंग कर रहा है, क्योंकि शायद वो काम ये नहीं कर पाएगा, है ना। तो आप उसको कह सकते हैं यहाँ पे कि वो कैसी बात कर रहा है, बिल्कुल नॉनसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर लिखा हुआ, देखना ध्यान से, गो थ्रू फायर एंड वाटर। ये इडियम तो आपको साफ साफ बिल्कुल, अगर इसका हिंदी मतलब आप निकाल लेना तो बताने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसका मतलब होता है किसी भी मुसीबत में, किसी भी कंडीशन में लगातार आगे बढ़ते जाना, किसी भी रिस्क हो लेकिन आप लगातार आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोग हैं, कितनी भी रुकावट, दिक्कतें, मुसीबत आ रही, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या सकते हैं, गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है किसी भी मुसीबत में लगातार कंटिन्यू आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो आपका लिखा हुआ है अंडर गो एनी रिस्क, आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोग काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं, आप पहले ही समझ गए होंगे। कैसे, आपने सोचा होगा गो थ्रू यहाँ पर बात की गई आपकी, यानी कि कंटिन्यू बात की गई है। फायर एंड वाटर, यानी कि फायर मतलब हो गया आग, वाटर मतलब हो गया पानी, यानी कि आग, पानी, तूफान कुछ भी हो जाए लेकिन हमें कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। किसी भी, यानी कितनी भी रिस्क हो जाए
उस रिस्क के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे अपनी सक्सेस पाएंगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आग पानी तूफान भूकंप चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन हम तो अपना यानी कि अपने एग्जाम्स की तैयारियां बराबर करेंगे। तो आप इसको कह सकते हैं अंडरगो एनी रिस्क, यानी कितना भी खतरा कितनी भी रिस्क है आप बराबर आगे बढ़ेंगे। याद हो गया होगा। अच्छा एग्जाम्पल भी लिखा है और अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, they were always ready to go through fire and water for the sake of the friends। मतलब बात की गई है कि वो हमेशा ही तैयार रहते हैं किसी भी कंडीशन में, कितनी भी रिस्क हो, अपने फ्रेंड्स की मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है गो थ्रू फायर एंड वाटर, यानी कि हमेशा तैयार रहते हैं अपने मित्र की, अपने दोस्त की मदद करने के लिए। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ आगे और इडियम देखते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आगे इडियम आपके सामने आ चुके हैं। पहले आप सभी लोग इडियम को अच्छे से पढ़ लो, एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आप नोट करना चाहें नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लो एक बार सभी लोग अच्छे से। हाँ तो आप लोग पढ़ चुके होंगे और देखते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट इडियम है हॉट वाटर। अच्छा कभी कभी पेपर में आ जाता है गेट इनटू हॉट वाटर, यहाँ पर केवल हॉट वाटर लिख दिया, आप केवल हॉट वाटर ही याद रख लेना, आप सॉल्व कर देंगे। तो हॉट वाटर का मतलब क्या हो गया कि मुसीबत में होना, परेशानी में होना। हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में परेशानी में होना। आप कह सकते हैं ट्रैवल होना या डिफिकल्ट में होना, आप कह सकते हैं यहाँ पे। अच्छा तो हॉट वाटर का मतलब हो गया मुसीबत में परेशानी में होना, और आप तो इसको याद आप लोग खुद ही कर लेंगे, इसको तो बताने की जरूरत लग ही नहीं रही है, आप लोग समझ गए होंगे खुद ही, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है हॉट गर्म वाटर पानी। यहाँ दिक्कत तो यानी गर्मी में आ रही है और ये गर्म पानी की बात है, यानी कि मान लीजिए बिल्कुल खौलता हुआ पानी है, गर्म पानी है, धोखे से किसी के ऊपर फैल जाए या कोई व्यक्ति गर्म पानी में हाथ डाल दे धोखे से, तो क्या होता है हाथ जल जाएगा, उसको जलन होगी, उसको कई सारी समस्याएं होंगी, उसको काम करने में कठिनाई होगी। हो गया याद आपको कि गर्म पानी आपके ऊपर फैल जाए किसी के ऊपर, आप मान लीजिए या कोई व्यक्ति उसमें इतने धोखे से मान लीजिए याद नहीं रहता है हाथ डाल देता है तो हाथ जल जाएगा, और जब हाथ जलेगा जलन होगी कई सारी समस्याएं आएंगी। तो आप इसको हॉट वाटर गर्म पानी में क्या होता है समस्या क्रिएट हो जाएगी। एग्जाम्पल है आपके सामने, Your cousin is not hot water due to his controversial speech। मतलब बात की गई है कि तुम्हारा जो कजिन है जो भाई है is not hot water, यानी वो किसी परेशानी में नहीं है के दौरान कह रहा है यहाँ पे उसने एक तरह से भड़काने वाला कंट्रोवर्शियल स्पीच दी है, इसके दौरान भी वो किसी मुसीबत में नहीं है। तो हॉट वाटर गर्म पानी आपके लिए समस्या क्रिएट कर देगा। आगे लिखा हुआ है काफी बढ़िया इडियम है, पेपर में आया हुआ इडियम है चीक बाई जाओ। इसका मतलब होता है बहुत नजदीक होना, या आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा पास में होना, वेरी नियर और वेरी क्लोज आप कह सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पर भी आप समझ चुके होंगे चीक मतलब क्या होता है, बात की जाती है चीक का मतलब होता है गाल, आप लोग जानते हो कि जाओ का मतलब होता है हमारा जबड़ा होता है, उसकी बात होगी। तो एक बात बताइए चीक और जाउल हमारे जो ये चीक होते हैं और ये जो हमारा जाउल होता है इनके बीच में कोई ज्यादा डिस्टेंस तो है नहीं कि चीक साथ में हो जाउल घर में रखा है, ऐसा तो कुछ है नहीं, यानी ये जो होते हैं हमेशा बिल्कुल देखो इनकी डिस्टेंस होती है बिल्कुल पास पास में रहते हैं ना। तो बड़े आराम से एंजॉय के साथ इसको याद करिए कि चीक और जाउल बिल्कुल पास पास बिल्कुल नजदीक में रहते हैं। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। The farmers live cheek by jowl with the pigs that are shutting down। मतलब बात की गई है जो किसान है ये एक तरह से लिव रहते हैं बहुत ही पास पास में, तो द पिट्स दैट आर शटिंग डाउन, यानी कि बात की गई है जो आपकी शटिंग डाउन होते हैं उसके पास की बात की गई है, बहुत ही पास में बहुत ही नजदीक रहते हैं एक दूसरे के। जैसे आप चले जाओ गांव में होते हैं तो घर बिल्कुल पास पास में होते हैं, जैसे आप ये कह दीजिए कि मेरा जो घर है बिल्कुल हॉस्पिटल के पास में बिल्कुल नजदीक में बिल्कुल बगल में, तो भी आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा नजदीक होना, आप ये भी कह सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ और आगे नेक्स्ट इडियम देखते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से बिल्कुल समझते जाइए, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते इडियम को आप केवल एंजॉय करिए, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल एंजॉय करते जाइए। और नेक्स्ट इडियम आपके सामने आ चुके हैं, आप सभी लोग एक बार इडियम को पढ़ लीजिए ध्यान से, उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है।
देखिएगा सभी लोग, इडियम देखो ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। और सीजन के हिसाब से तो गर्मी तो मान ली पड़ ही रही है, ठीक है। तो देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है इडियम है नेक्स्ट गिव इन। काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। गिव इन का मतलब होता है आप यानी कि समर्पित कर देना या हार मान लेना। गिव इन का मतलब होता है समर्पित कर देना या अपनी हार मान लेना। आप कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ईल्ड। ईल्ड का मतलब भी होता है समर्पित कर देना, सरेंडर करना भी कह सकते हैं। गिव इन तो सीधी बात है कि आपके पास मान लीजिए कोई हथियार है और आप किसी के साथ मान लीजिए लड़ाई कर रहे हैं और जो आपका अपोनेंट, आपका शत्रु है, वो आप पर भारी पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने हथियार उसको दे देंगे, गिव कर देंगे, समर्पित कर देंगे। ये लो कि मैंने अपने घुटने टेक दिए, हार मान लिए, अपने आप को समर्पित कर दिया। तो गिव इन यानी कि अपने हथियार उसको सौंप दिए, दे दिए, तो आप यानी क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, आपने ईल्ड कर दिया। एग्जांपल से समझते हैं। माय फैमिली इंसिस्टेड दैट आई शुड नॉट गिव इन बट स्टे एंड फाइट। बात की गई कि मेरी जो फैमिली है, इंसिस्टेड काफी जोर दिया है, यानी कि इंसिस्ट किया, दबाव डाला है कि आई शुड नॉट गिव इन, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, बट लेकिन लगातार, स्टे कंटिन्यू, और उससे यानी कि फाइट करनी चाहिए, लगातार टिके रहो, फाइट करो, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे गिव इन का मतलब क्या हो जाएगा, हार मानने की बात की गई, हार नहीं मानना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ चुके होंगे गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे का मतलब होता है कोई रहस्य खोल देना। गिव द गेम अवे का मतलब क्या होता है, कोई रहस्य खोल देना। आप ये कह सकते हैं गिव द गेम अवे, यानी आपके सामने लिखा हुआ है गिव आउट ऑल द सीक्रेट। गिव आउट ऑल द सीक्रेट यानी कि जो भी रहस्य है उन सभी रहस्य का राज खोल देना, कह सकते हैं यहाँ पे। अच्छा तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात, नॉर्मल सी बात है कि किसी भी गेम में आप लोगों ने भी बचपन में बहुत सारे ऐसे गेम खेले होंगे, हाइड एंड गेम, या आप जो भी अपना गेम ले लीजिए, तो सभी लोगों ने चीटिंग तो की होगी। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब अगला पर्सन बता देता है कि आपने इस गेम में चीट किए, तो क्या होता है, आपका रहस्य खुल जाता है, आपकी चीटिंग पकड़ी जाती है। तो आप याद कर सकते हैं गिव द गेम अवे की गेम में कई बार हम लोग चीटिंग कर देते हैं और उस चीटिंग का जब पता चल जाता है तो वो क्या बोला जाता है कि गलत किया है, इनका रहस्य खुल गया है। तो आप इसको याद कर सकते हैं गिव द गेम अवे। गेम में कई बार चीटिंग करते हैं और उसका रहस्य भी खुल जाता है। बड़े इजीली, बिल्कुल आराम से, नॉर्मल लेके आप बिल्कुल चीजों को समझिए। गेम में चीटिंग होती है, उसका रहस्य खुल जाता है, तो आप याद कर लेंगे। अच्छा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, द फ्राइटेंड फेसेस ऑफ द यंगस्टर्स गेव द गेम अवे, यानी जो डरावना चेहरा है किसका, यंगस्टर्स का, यानी कि युवाओं का जो डरावना चेहरा है, यानी कि वो उनके सारे रहस्य के बारे में बता रहा है कि ये क्यों डरे हुए हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रही है। तो आप यहाँ पर देखो साथ साथ लिखा हुआ है कि यंगस्टर्स के, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरावना, भयभीत, जो उनका डरावना चेहरा है उसे पता चल रहा है कि इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है गेव द गेम अवे का मतलब हो जाएगा किसी का रहस्य होना, ठीक है। तो आप इसको, ये आपके 10 इडियम हो गए होंगे, अच्छे से ध्यान से आप समझ गए होंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो और देखते हैं, बड़े ध्यान से आप बस देखते जाइए, समझते जाइए, बाकी रटना तो बिल्कुल है नहीं आपको। और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आपके आ चुके हैं, देखिए सभी लोग ध्यान से एक बार पढ़ लो, आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। लिखना चाहे लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बस चीजों को ध्यान से देखिएगा। तो इडियम आपका लिखा हुआ है एट स्नेल स्पेस, इसका मतलब होता है बहुत धीमी गति से। इस इडियम का हिंदी मीनिंग होता है बहुत धीमी गति से होना, बहुत ज्यादा स्लो होना, इसका मतलब होता है बिल्कुल धीमा हो जाना। अच्छा याद करें, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू डू थिंग वेरी स्लोली, बहुत ज्यादा धीमे होना, ठीक है। चलो याद करते हैं फटाफट। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है स्नेल एक इंसेक्ट, एक कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, जिसको हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में क्या कहते हैं, घोंगा बोला जाता है, ठीक है। और पेश वर्ड की अगर बात करें तो पेश का मतलब ये होता है स्पीड, यानी कि गति। पेश का मतलब होता है गति की बात की गई है। और आपने देखा होगा कि
स्नेल जो होता है वो बहुत ही धीमे धीमे चलता है, आपने देखा होगा। जो घोंगा होता है बहुत धीमे धीमे बिल्कुल क्रिपल करता है, एक तरह बिल्कुल रेंगता बिल्कुल धीमे धीमे, ठीक है। और पेस का मतलब तो गति हो ही गई, अब इस वीडियो में तो कुछ बता ही नहीं, आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो स्नेल यानी कि जो ये कीड़ा होता है, जो घोंगा होता है, इसकी स्पीड बहुत धीमे होती है और ये बिल्कुल धीमे धीमे चलता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एट ईच सिग्नल देयर इज अ ट्रैफिक पाइल अप एंड व्हीकल्स मूव एट अ स्नेल्स पेस। अच्छा, तो आप यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से समझना, आपका इडियम भी आप समझ जाएंगे और अच्छे से आपका एक एग्जाम्पल भी है कि एट ईच सिग्नल जो ट्रैफिक जाम लगता है, आपने देखा होगा प्रत्येक सिग्नल पे क्या होता है, जब रेड लाइट हुई तो वहां पर व्हीकल्स कई सारे पाइलअप का मतलब होता है इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। पाइलअप आपका या फ्रेजल वर्ब इसका मतलब होता है इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे कि सिग्नल ग्रीन होता है तो आपने देखा होगा जो व्हीकल्स जो वाहन होते हैं काफी धीमे धीमे मूव करते हैं, धीमे धीमे चलते हैं ना, बिल्कुल। तो वही तो देखो दिया गया है, व्हीकल्स मूव एट अ स्नेल्स पेस, यानी कि बिल्कुल धीमी धीमी गति से वाहन आगे बढ़ते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इडियम आपके सामने फिर कई बार एसएससी आपके अदर एग्जाम्स में पूछा गया इडियम है, ये बहुत ही अच्छा इडियम है। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है कि भ्रमित हो जाना, एक तरह से कंफ्यूज हो जाना, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, भ्रमित हैं बिल्कुल, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एट वंस विट्स एंड। आप कह सकते हैं, इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है टू गेट पजल्ड और कंफ्यूज्ड, ठीक है। चलो इसको अच्छे याद करते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है विट्स का मतलब होता है बुद्धि की बात की जाती है, विट्स का मतलब होता है विजडम, बुद्धि की बात की जाती है। और एंड का मतलब क्या हो गया, समाप्त, यानी कि जिस व्यक्ति की बुद्धि विट्स विजडम समाप्त हो जाएगी वो व्यक्ति, सीधी सी बात है, कुछ भी क्लियर नहीं कर पाएगा, अनडिसाइडेड माइंड हो जाएगा, बिल्कुल भ्रमित हो जाएगा। तो आप याद कर लो, जिसकी बुद्धि समाप्त होगी वो तो भ्रमित होना ही होना है। एग्जाम्पल से इसको और समझते आइए। तो लिखा हुआ है आई हैव ट्राइड टू डू माई मैथ होमवर्क फॉर मोर देन 3 hours एंड नाउ आई एम एट माई विट्स एंड। लिखा हुआ है कि आई हैव ट्राइड, कह रहा है कि बहुत ज्यादा कोशिश की है, प्रयास किया है टू डू माई मैथ होमवर्क करने का, लगभग 3 घंटे से ज्यादा प्रयास किया है। और अब कंडीशन क्या है, लगातार मैथ पढ़ रहे तो कंडीशन ये आ गई कि अब वो कंफ्यूज होने लगा है, भ्रमित होने लगा है, यानी कि क्वेश्चन में उसको डाउट आने लगे हैं, लगातार 3 घंटे से ज्यादा वो मैथ लगा रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि विट्स एंड का मतलब हो जाएगा वो कंफ्यूज हो गया, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों इडियम अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से कोई आप देखते जाइए, क्योंकि आपको लड़ रहे तो है नहीं, बड़े आराम से बुद्धि समाप्त है तो कंफ्यूज हो गए, और जो घोंगा होगा बिल्कुल धीमे धीमे चल रहा है, तो आप समझ गए होंगे। और देखते हैं इसी के साथ आएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिएगा सभी लोग ध्यान से। आपके सामने आपके नेक्स्ट वीडियो आ चुके हैं, आप सभी लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से वीडियो को बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपके सामने वीडियो। चलिए, तो वीडियो में नेक्स्ट वीडियो टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब होता है कि टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना, किसी की बात को ध्यान से ना सुनना या उसका रिस्पॉन्स ना देना, ध्यान से ना सुनना आप कह सकते हैं। तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब हो जाएगा अनसुना करना, ध्यान से ना सुनना, किसी की बात का अच्छा सा रिस्पॉन्स ना देना। इंग्लिश मीनिंग है रिफ्यूज टू लिसन और रिस्पॉन्ड टू अ स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट, ठीक। अच्छा, याद कैसे रखना है, डीप का मतलब पता ही आपको, बहरा, ईयर मतलब कान, तो कुछ बताने लायक तो इसमें बचा ही नहीं कि जो व्यक्ति एक तरह से कान दिए गए लेकिन वो बिल्कुल बहरा बनना है, बिल्कुल डीप हो रहा है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल बहरा हो जाना, जो यानी कि किसी की बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है। कभी कभी घर में आप लोगों से भी कह दिया जाता होगा कि सुनाई नहीं पड़ रहा है, आपका ध्यान किधर है, आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, लाइक अ टर्न अ डीफ ईयर आप कह सकते हैं वहां पे। तो आपको याद रखना कैसे, ईयर कान, कान से याद कर लो कि ध्यान से नहीं सुन पा रहे, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल है द फैक्ट्री ओनर्स टर्न अ डीफ ईयर टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जो फैक्ट्री ओनर, जो मालिक है,
उसने एक तरह से टर्न अ डीप ईयर कर दिया है टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, जो वर्कर्स की डिमांड थी उसकी डिमांड को अनसुना कर दिया, ध्यान से नहीं सुना। तो आपका ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इडियम नंबर आपका 14, टू एंड इन स्मोक। काफी अच्छा इडियम है, कई बार पेपर में आ चुका है। एंड इन स्मोक का मतलब होता है असफल हो जाना, किसी काम में बिल्कुल असफल हो जाना, आप कह सकते हैं एंड इन स्मोक हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको टू फेल भी कह सकते हैं या टू कम टू नथिंग भी हो सकता है, कुछ नहीं, बिल्कुल असफल हो गए, ठीक है। अच्छा, याद करने का कॉन्सेप्ट तो आप पहले ही समझ गए, यहाँ पे काफी स्मार्ट है, जैसा कि आपको बता चुके हैं। एंड इन स्मोक, आपने एंड मतलब समाप्त, स्मोक आपको पता ही है, सीधा सीधा आपने देखा होगा कि सिगरेट, धूम, पान मसाला आप जब भी लेने जाओ लिखा जाता है क्या, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बात क्या की गई यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्मोक करता है तो उसकी जो लाइफ होगी वो एंड हो जाएगी और वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल असफल, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। स्मोक करेगा, लाइफ एंड हो जाएगी, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल असफल हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखते हैं, लिखा हुआ है even after best players they ended in smoke as they were not able to win। यहाँ पर बात की गई है, यानी कि बेस्ट प्लेयर होने के बावजूद भी दे एंडेड इन स्मोक, यानी कि वो असफल हो गए, दे वर नॉट एबल टू विन। कह रहा है कि जो यानी कि उनका जो मैच चल रहा होता है, जो भी उनका गेम चल रहा था या जो भी उनका मान लो प्ले था, यानी बात की गई है उनकी, यद्यपि अच्छे प्लेयर थे उनके पास, लेकिन फिर भी वो उसको जीतने में असफल हुए, असमर्थ हो गए, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 13 और 14 इडियम भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बड़े अच्छे से बिल्कुल एंजॉय करते करते आप बिल्कुल बस इडियम को केवल माइंड इमेज करिए, समझते चले जाइए। और चलिए इसी के साथ नेक्स्ट इडियम आपके सामने आने वाले हैं, तो देखो आ गए आपके सामने, देखिएगा। इडियम को एक बार आप अच्छे से सभी लोग पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लो, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। अच्छा समझिए, तो आप लिखते भी जाइए अच्छे से इडियम को, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा आपको। देखते हैं इडियम नंबर 15 क्या कहता है, काफी अच्छा इडियम है, लिखा हुआ है एज फिट एज फिडल। इसका मतलब होता है बिल्कुल हष्ट पुष्ट स्वस्थ होना, बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ होना। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो पहली बात तो यहाँ पर आप उसको एक ही शब्द से अगर याद करना चाहें कर सकते हैं, क्या है वो एक शब्द आपका, कि फिट होना, ठीक है। बाकी और भी देखते हैं कि फिट होना, और फिट होने का मतलब क्या होगा कि फिट आप तभी होंगे जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप अच्छे से होंगे, आप अच्छे से रह रहे होंगे, तभी आपको बोला जाता है कि बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल फिट है, ठीक है। अच्छा, बात अगर फिडल की करें तो फिडल वर्ड एक अच्छे खासे पहलवान हष्ट-पुष्ट के लिए यूज किया जाता है और कुछ नहीं है। फिडल का मतलब होता है एक हेल्दी, मतलब अच्छा खासा मोटा ताजा व्यक्ति, उसके लिए फिडल वर्ड हम यूज करते हैं। तो आप कह सकते हैं इतने फिट होना जितना कि एक पहलवान होता है, बढ़िया अच्छे से आपने देखा होगा, उसको बोला जाता है एज फिट एज फिडल। इतना फिट होना जितना कि फिडल कोई पहलवान वगैरह, फिट से ही आप याद कर लीजिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल काफी अच्छा है, क्या है, दैट ओल्ड मैन इज नियरली 19 बट फिट एज फिडल। यानी कि बात की गई जो बुजुर्ग व्यक्ति है लगभग 90 के पास पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी उनका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल फिट है, बिल्कुल वो एक तरह से हेल्दी, बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल फिडल, बिल्कुल अच्छे खासे हैं। तो आप कह सकते हैं एज तो 90 हो गई है, लेकिन आज भी उनका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल फिट, बिल्कुल ओके है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है 16 नंबर, लिखा हुआ है कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब ये होता है, आप कह सकते हैं यहाँ पर कि दूर रखना, या तो चलिए देखिएगा इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम। यानी कि किसी समस्या, किसी परेशानी से दूर रखना, दूर रहना, आप इसको कह सकते हैं कीप एट बे का मतलब दूर रखना। अच्छा, याद कैसे रखोगे इस बात को भी आप ध्यान रखना कि कीप एट बे को याद कैसे रखना, बिल्कुल इजीली समझिए। यहाँ पर आपसे अगर बात करें, बे आपको पता होगा, बे का मतलब होता है खाड़ी जो होती है, आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी।
तो बे जो होती है आपने देखा होगा काफी सारी गहरी होती है, यहाँ पर काफी खतरा होता है, डेंजर रहता है। तो आप इसको याद कर लेना कि जो बे होती है यानी कि जो खाड़ी होती है यानी कि जो गहरी जगह होती है, उस जगह से हमेशा हमें क्या होना है, हमेशा उस जगह से दूर रहना है। जो बे है उससे दूर रहना है, नहीं तो आपके लिए खतरा है वहां पे। तो आप याद कर लेना एट बे, यानी बे मतलब खाड़ी, जो गहरी जगह होती है, खाई होती है जो, उनसे दूर रहना क्योंकि वो खतरनाक होती है। तो आप इसको याद कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, डिसीज कॉज्ड बाय फंगल अटैक्स इज कैप्ड एट बे with the prompt removal of both infected and damaged material। बात की गई आपने आपसे जो रोग है, जो बीमारी है, वो कॉज एक तरह से प्रभावित कर रही है, भाई फंगल अटैक कर रही है। यहाँ पर आपसे बात की गई फंगल अटैक कर रही है। इज कैप्ड एट बे, यानी कि बात की गई जो बीमारी है जो फंगल अटैक कर रही है लोगों के ऊपर, इससे सभी को दूर रहना है। विद द प्रॉम्प्ट रिमूवल, यानी कि तुरंत दूर हो जाइए। और बोथ किस चीज से, यानी इन्फेक्टेड से, यानी जो इन्फेक्शन है या इन्फेक्टेड लोग हैं उससे, और यानी कि डैमेज्ड मटेरियल, जो इन्फेक्टेड चीजें हैं, जो बेकार चीजें हैं, उन चीजों से दूर हो जाइए। तो यहाँ पर आपकी बात की गई कि पेट में, यानी कि दूर रहिए, बीमारी जो फैल रही है इस टाइम भी। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, कीप एट बे, सोशल डिस्टेंसिंग को आप बनाए रखिएगा। चलिए, तो ये इडियम आपके दो यानी कि 15 और 16 नंबर अच्छे से आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट इडियम आगे देखते हैं। तो आपके नेक्स्ट इडियम आने वाले हैं, आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिए। और आपके सामने आपके बढ़िया अच्छे पेपर में आए हुए इडियम आपके सामने आ चुके हैं। आप सभी लोग एक बार अच्छे से इडियम को पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि इडियम आपका एकमात्र टॉपिक बनता है आपके पेपर में जो आपको बड़े इजीली आपके नंबर इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, इसी एंजॉय के साथ आपके नंबर बढ़ेंगे। चलिए, इडियम लिखा हुआ है अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है कि अस्वस्थ होना, बीमार होना। अगर इस इडियम के हिंदी मीनिंग की बात करें, अंडर द वेदर इडियम का हिंदी मतलब होता है बीमार होना या अस्वस्थ होना, आप कह सकते हैं। टू फील इल और अनवेल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इस इडियम को याद करते हैं क्या होता है अंडर द वेदर। इस वेदर का मतलब तो आपको पता ही होता है, वेदर का मतलब होता है कि मौसम, मानसून की बात की गई है। तो होता क्या है कि जैसे कि कुछ जो सेलर्स होते हैं और जो पैसेंजर्स होते हैं, जो नाविक और जो यात्री होते हैं, जब ये शिप से, पानी वाले जहाज से, शिप से कभी कभी अब्रॉड करते हैं, विदेशों से आते हैं, तो बीच में मॉनसून बहुत खराब हो जाता है, आंधी तूफान आते हैं। तो उस समय जब ये मौसम खराब हो जाता है तो जो सेलर्स या पैसेंजर जो यानी कि अब्रॉड करते हैं शिप में, उनकी तबीयत काफी अस्वस्थ हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं वो। ठीक है, तो आप इसे नॉर्मल भी याद कर लो इसको कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, वेदर बदलता है, सर्दी है, गर्मी है ना, आपका बरसात का मौसम आया, तो जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे हमारा स्वास्थ्य भी बदलता है। लोगों को जुकाम, खांसी, बुखार आने लगते हैं, अस्वस्थ होने लगती बॉडी। ठीक है, तो आप याद कर लो कि जैसे ही मौसम बदलते हैं, सर्दी से गर्मी, गर्मी से आपका बरसात, तो उसी दौरान में लोग अस्वस्थ होते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं, यानी हल्का फुल्का उनको अस्वस्थ हो जाते हैं। तो आप मौसम बदलते हैं तो बीमार पड़ते हैं। एग्जाम्पल है, I didn't go to work today as I was feeling a bit under the weather। मतलब बात की गई है कि आज यानी कि did not go to work, काम करने नहीं गया, today आज काम करने नहीं गया क्योंकि आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थ है, थोड़ा सा मतलब उनको अस्वस्थ लग रहा है, तो आज काम पर नहीं गए। तो मौसम बदलेगा, बीमार, अस्वस्थ हो जाएंगे। अगला इडियम काफी बढ़िया है, टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब होता है शादी कर लेना। टाई द नॉट का मतलब होता है शादी कर लेना। टू गांठ मैरिड, और इसको तो आप खुद ही समझ गए होंगे। टाई का मतलब बांधना, गांठ लगाना, और नॉट का मतलब आपका गांठ। तो आपने देखा होगा कि शादी में भाई जो ब्राइड और ब्राइडल होते हैं, दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनकी गांठ को जोड़ा जाता है, वो तभी जुड़ती है जब शादी होती है। तो टाई द नॉट का मतलब हो गया गांठ जोड़ना, और गांठ कब जोड़ी जाएगी, जब शादी होगी। टू गांठ मैरिड। एग्जांपल है, he tied the knot with his long time girlfriend, यानी कि गर्लफ्रेंड in a quiet ceremony in his private farmhouse in his ancestral village। मतलब बात की गई है कि उसने शादी कर ली, उसकी जो लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड थी उससे उसने शादी कर ली
इन अ क्वाइट यानी कि पूर्णतया रीति रिवाज के साथ इन हिज प्राइवेट फार्म हाउस यानी उसने अपने प्राइवेट फार्म हाउस पे इन हिज एंसेस्ट्रल विलेज यानी कि जो उसके पूर्वजों के गांव में था या यानी कि जो गांव की बात की गई है वहीं पर शादी कर ली। तो आप ये दोनों मीडियम समझ गए होंगे। मौसम बदलेगा, बीमार होंगे, टाई द नॉट गांठ बांधने का मतलब क्या हो गया, शादी करना। तो चलिए इसी के साथ आगे नेक्स्ट आपके दो इडियम्स और हैं, सभी लोग जल्दी देखते फटाफट ध्यान से देखिएगा। आपके सामने आपके इडियम आ चुके हैं, आप सभी लोग इडियम को पढ़ लीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काफी मजा आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग क्लास लग रही है आप लोगों के साथ। ठीक है, आप सभी लोग बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं क्लास को। तो चलिए देखते हैं आज के लास्ट इडियम आपके सामने है, लिखा हुआ है कॉस्ट एंड अर्न एंड अ लैग। इसका मतलब होता है, आपके पेपर में आया हुआ इडियम ही, इसका मतलब होता है बहुत कीमती होना, वेरी कॉस्टली और वेरी एक्सपेंसिव, आप कह सकते हैं वेरी एक्सपेंसिव होना। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको अगर याद करने की बात की जाए, पहली बात तो देखो एक पॉइंट पकड़ लो, कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट का मतलब ही होता है कीमत, और कीमत कीमती चीजों की कीमत। अब कीमत किसकी है, आर्म यानी कि हाथ और पैरों की, लेग की बात की गई है कि हाथ पैर की कीमत, तो आप खुद ही बताइए हाथ पैर की कीमत सस्ती कीमत होती है या बहुत ही महंगी कीमत होती है, क्योंकि हाथ पैर नहीं है यानी कि आपको बहुत सारे काम करने में कठिनाइयां आएंगी, बहुत सारे आपको सफर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हाथ पैर की कीमत तो बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट एंड अर्न एंड अ लैग, हाथ पैर की कीमत बहुत ही कीमती होते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। दिस ड्रेस इज रियली नाइस, जो ड्रेस है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नाइस, बट इट कॉस्ट मी एंड अर्न एंड अ लैग, यानी कि ड्रेस तो बहुत बढ़िया, अच्छी, बिल्कुल चमक धमक से लग रही, मन कर रहा है खरीद ले ला उसको, लेकिन करें क्या, पॉकेट मनी अलाउ नहीं कर रही। मतलब बात यहाँ पर कॉस्ट एंड अर्न एंड अ लैग का मतलब हो जाएगा बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, अच्छा लास्ट इडियम आपके सामने दिया गया, ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कॉस्ट लिखा हुआ है थ्रो द टॉवेल, इसका मतलब होता है हार स्वीकार करना। थ्रो द टॉवेल का मतलब होता है हार स्वीकार करना, यानी इंग्लिश में लिखा हुआ है टू एडमिट डिफीट, आप कह सकते हैं टू एडमिट डिफीट, थ्रो द टॉवेल। इसको इडियम की अगर थोड़ी सी समझाने की बात करें तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो बॉक्सिंग होती है, उस बॉक्सिंग रिंग में जब दो बॉक्सर आपस में लड़ते हैं, ध्यान से सुनना बात को, बॉक्सिंग रिंग में जब दो बॉक्सर आपस में लड़ते हैं तो आपने देखा होगा उनके साथ एक टॉवेल लिए रहते हैं, और जब देखते हैं कि एक बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर को ज्यादा अच्छे से बीट किया, उसकी पिटाई की, वो बिल्कुल एक तरह से गिर पड़ा, उठ ही नहीं पा रहा है, तो टॉवेल को क्या कर दिया जाता है, टॉवेल को फेंक दिया जाता है, टॉवेल को थ्रो कर दिया जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, जब एक बॉक्सर की टॉवेल को थ्रो कर दिया जाता है तो सामने वाला बॉक्सर समझ जाता है कि ये अब नहीं लड़ेंगे, इसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। ये तो आप समझ सकते हैं थ्रो द टॉवेल, बॉक्सिंग रिंग में आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये वही इडियम है, टॉवेल फेंक दिया तो उस बॉक्सर ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। एग्जाम्पल है लास्ट आपका, इवन दो, यद्यपि लर्निंग इंग्लिश कह रहा है कि यद्यपि इंग्लिश आप सीख रहे हैं तो मे बी डिफिकल्ट एट टाइम्स, कई समय आपको मुसीबत डिफिकल्ट आई होंगी, प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन नेवर थ्रो इन द टॉवेल, मुसीबत आए, समस्याएं आई, इंग्लिश सीखते टाइम आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश सीखना बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, नेवर थ्रो इन द टॉवेल, यानी कि कभी भी आप अपनी हार को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हाथ पैर की कीमत बहुत होती, वेरी एक्सपेंसिव हो गया, यहाँ पे टॉवेल फेंकने का मतलब हो गया अपनी हार को स्वीकार करना। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज के 20 इडियम्स आप लोगों ने बड़े एंजॉय के साथ पढ़े हैं, आपको समझ भी आए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक की होगी, नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।